नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम महिलाओं में गर्भधारण न कर पाने, पीरियड अनियमित होने और महिलाओं में होने वाले गंभीर एवं जानलेवा रोगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जानकारी देने के लिए दो प्रसिद्ध और अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एक साथ लाइव हो रही हैं। लखनऊ से हैं डॉक्टर सुमिता अरोरा और कानपुर से डॉक्टर निधि भटनागर। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जुबली हेल्थ लाइव विद ओम दत्त। आप लोगों का मैं परिचय दे दूं। डॉक्टर सुमिता अरोरा ने लखनऊ के KGMU से MBBS, फिर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में MD किया हुआ है। सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, वर्धमान हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर और SHIMIST सोनीपत से बेसिक एंड एडवांस गायनी लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टीरियोस्कोपी में आपने फेलोशिप ले रखी है। FOGSI से 2004 में आपको बेस्ट पेपर यंग ऑथर का अवार्ड भी मिल चुका है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज में भी आपकी भागीदारी होती रहती है। आपको चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 25 सालों से अधिक का अनुभव है। इस समय आप लखनऊ की जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ हैं और लखनऊ में आपका स्वयं का अपना मैटरनिटी एवं लेप्रोस्कोपी सेंटर है। डॉक्टर निधि भटनागर भी लखनऊ के KGMU से पास आउट है और यहीं से ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में आपने गोल्ड मेडल के साथ MD की डिग्री ली। महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर समस्याओं के उपचार में आपका लंबा और सफल अनुभव है। आप कानपुर में अपने मैटरनिटी एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर में चिकित्सा का कार्य कर रही हैं। माहवारी या पीरियड आज एक रहस्यमयी शब्द बना हुआ है और खुलकर बात न कर पाने के कारण महिलाओं की ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या सोशल टैबू बनकर रह गई। तो डॉक्टर निधि भटनागर जी, ये बताइए कि मासिक धर्म यानी पीरियड क्या होता है, इसका चक्र कितने दिन का होता है और क्या ये स्त्रियों के लिए बड़ी परेशानी है या फिर इसे प्रकृति का विशेष उपहार भी कह सकते हैं। नमस्कार ओमदत्त जी। मैं पीरियड्स का जो आपने प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न है कि पीरियड्स क्या चीज़ है और क्या होता है। पीरियड्स एक नेचुरल फिनोमिना है या यूँ कहें कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे बॉडी के संरचन में एक जैसे बच्चा एक बड़ा होता है एक वैसा ही एक पार्ट है कि बच्चे से वो एडल्टहुड में जाता है तो एक एडोलेसेंट फेज में एक चेंज आता है शरीर में, जिसमें जो पीरियड्स के नाम से शुरू होता है, जिसमें 5 से 6 दिन की माहवारी होती है और हर महीने एक चक्र शुरू हो जाता है जिसको मासिक चक्र कहते हैं कि हर महीने एक 5 से 6 दिन का ब्लीडिंग का पीरियड का टाइम आएगा। और अमूमन मासिक चक्र जो होता है ये 28 से 30 दिन का होता है जिसमें 5 से 6 दिन लड़कियों को ब्लीडिंग होती है। तो ये एडोलेसेंट एज में अमूमन 12 से 13 साल की उम्र पे शुरू होता है और ये लगभग 50-52 तक चलता है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं लेडी का। तो ये हमें तैयार करता है कि हमारी आगे की बॉडी को आगे एक मातृत्व का वो अनुभव करना है या प्रेगनेंसी के लिए हमें तैयार करना है, उसको कैसे चलना है, क्योंकि अभी तक वो फ्री लाइफ थी, ऐसा कोई चेंज नहीं था। अब सडनली ऐसा चेंज आएगा जिसमें उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट होंगे, हेयर ग्रोथ होगी और बॉडी की एक हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से उसको हर महीने उस चक्र से गुजरना पड़ेगा। तब उसमें स्कूल लाइफ, उसकी एजुकेशन लाइफ, स्पोर्ट्स लाइफ, ये सब अफेक्ट होती है। तो पेरेंट्स को उसको बड़ी समस्या लगती है। लेकिन आजकल एक हेल्थ एजुकेशन में एक सेक्सुअल एजुकेशन या रिप्रोडक्टिव एजुकेशन या मेंस्ट्रुअल एजुकेशन भी एक चीज़ है जो हमें बच्चों को एजुकेट करते हैं और करनी चाहिए, बल्कि साइंस का पार्ट है आजकल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर एक चैप्टर ही होता है जिसमें पेरेंट्स भी इस बात को समझते हैं कि लड़कियों को एजुकेशन देनी है और ये देनी चाहिए ताकि लड़की अपनी प्रॉब्लम समय से बताए, अगर है तो वो उसको बीमारी ना समझे और एक नॉर्मल प्रोसेस को, नेचुरल चीज को समझे
और कोई भी समस्या, अगर कोई भी तकलीफ रहती है, ज्यादा दर्द हो रहा है या कोई तकलीफ है, तो अपने पेरेंट्स को बताएगी, पेरेंट्स उसको समझेंगे। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो वो डॉक्टर तक पहुंचेगी ये बात, क्या वो लेके आएंगे बच्चे को। अच्छा डॉक्टर सुविता अरोरा, डॉक्टर सुविता, माहवारी होने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? 20 साल, 30 साल और 40 साल, इन तीनों उम्र के पड़ाव में कब कब क्या बदलाव आते हैं? तो इसके लिए पहले से स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह से महिलाओं को तैयार रहना चाहिए, तो इसके बारे में बताइए। जी, माहवारी शुरू होना यानी कि मासिक धर्म शुरू होने को हम लोग मिनाक कहते हैं। ये आमूमन देखा गया है कि 13 साल तक में शुरू होता है, 12 से 13 साल में, और समय के साथ इसका भी बदलाव देखते आ रहे हैं हम पिछले कई डेकेड्स में, पिछले कई सालों में। जैसे कि 2005 में वो मिनाक की एज यानी कि माहवारी शुरू होने की एज 13 years 7 months पे शुरू होता था, तो अब करीब 13 पर आ गया है। हर 10 साल पर 1 महीना नीचे आ जाता है। तो अब हमारी जो बच्चियां हैं वो जल्दी मिनार में पहुंच रही हैं, और इसका बहुत कुछ रिलेशनशिप हमारा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से भी है। इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग है उनमें थोड़ा सा लेट शुरू होता है, जो इकोनॉमिकली बेटर हैं या सोशली फॉरवर्ड हैं उनमें लेट शुरू होता है, जो एक्सेसिव वर्कआउट शुरू करते हैं उनमें थोड़ा लेट शुरू होता है। तो ये भी देखा गया है। अब हर महिला के लाइफ में जो 20 साल, 30 साल और 40 साल जैसे कि आपने पूछा, उसमें जो बदलाव आते हैं, तो सबसे पहले हम 20 साल पे जैसे आपको बताएंगे कि 20 साल की उम्र पे हमारे जो माहवारी है वो थोड़ा रेगुलर होना शुरू होती है। मिनार्क के बाद 2-3 साल तक बहुत इरेगुलर रहती है। 20 इयर्स पर आते आते महिला की जो माहवारी है वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है। इस समय पर हमारी बोन मास हमारा बढ़ रहा है, हमारे को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है, हमारा जो है फेस का, स्किन का टेक्सचर चेंज होता है। हम लोग वर्क प्रेशर में, गर्ल्स हमारी आती हैं, नई नई नौकरियां शुरू होती हैं, निकलती हैं, वर्क प्रेशर होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल से उनको दे हैव टू डील विथ पियर्स, उनके जो हैं स्मोकिंग और अल्कोहल यूज करते हैं, वो उससे उनको बचना होता है। तो इसमें जो है हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों की जो कम्युनिकेशन है विथ फ्रेंड्स वो एक अच्छे उसमें रहे, पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, उनकी बात सुने, उनकी डाइट का खास ख्याल दिया जाए, जैसे कि वो अच्छा ग्रीन हेल्दी फूड लें, फ्रूट्स ज्यादा लें, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उनकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इस समय उनकी बोन मास इंक्रीज हो रहा है। तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए। एक्सरसाइज की उनको आदत शुरू से ही पेरेंट्स को शुरू करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज अगर अभी से शुरू करेंगे तो उनके एक लाइफ में बहुत अच्छी हैबिट बन जाएगी और उनके बोन्स में बदलाव अच्छा आएगा, जो कि उनके साथ हमेशा रहने वाला है आगे तक। तो इसी समय पर हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इम्यूनाइजेशन के बारे में भी ध्यान देना है। 20 साल में हमारी जो रूबेला वैक्सीन है वो लग जानी चाहिए, जिसे हम MMR बच्चों में लगाते हैं, मिस हो जाती है तो तब तक वो लग जानी चाहिए। HPV वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर से बचने की, वो भी एडोलेसेंट में लग जानी चाहिए। जब महिला 30 साल में पहुंचती है तो अब उसका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप चल रहा है। उस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में उसको प्रेगनेंसीज हो सकती है मैरिज के बाद। प्रेगनेंसीज में वो प्लान करे अपनी प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को बचाने की कोशिश के लिए कंट्रासेप्शन की एडवाइस उसको लेनी होगी डॉक्टर से, तो उसको डॉक्टर के पास जाना है, प्लान करना है, कंट्रासेप्शन यूज करना है। अब इस समय पर उसका ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस भी आ जाना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए जो मैमोग्राफी होती है वो भी शुरू हो जानी चाहिए 25-30 साल की उम्र से, और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग भी शुरू हो जानी चाहिए, जिसके बारे में आपको और बताया जा सकता है। 40 साल की उम्र में आते आते अब हमारा बोन मास अचीव कर चुके हैं, अब इसके बाद हमारा डिक्लाइन ही होना है। तो अब हमको कैल्शियम डाइट के अलावा अब हमको मेडिसिन फॉर्म में भी कैल्शियम लेना है, विटामिन डी हमें लेना है। अगर हम शुरू में बिजी रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करे हैं, तो अब हमको एक्सरसाइज, वॉकिंग, थोड़ा बहुत फ्लोर एक्सरसाइजेस, थोड़ा बहुत इन सब चीजों को शुरू करना है। पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप 40 साल की महिला का शुरू हो जाता है, तो 40 साल की महिला को पेरीमेनोपॉज
मेनोपॉज में पहुंचते पहुंचते तक उसको ये भी आइडिया हो जाना चाहिए कि अब मेरा पीरियड क्यों गड़बड़ हो रहा है, रुक रहा है, तो क्या वो अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए वजह से रुक रहा है या मैं मेनोपॉज की तरफ जा रही हूँ इसलिए रुक रहा है। थोड़ा बहुत अवेयरनेस सर्वाइकल कैंसर का इनमें और ब्रेस्ट कैंसर की फ्रीक्वेंसी चेकिंग की वो बढ़ जानी चाहिए। तो ये धीरे धीरे करके एज ग्रुप्स में हम लोगों को ध्यान देते रहना चाहिए इस बारे में। डॉक्टर निधि, मासिक धर्म के दौरान जी कई फीमेल्स को दर्द और रक्तस्राव बहुत ज्यादा होता है, तो इसका क्या कारण होता है? कहीं ये ऐसा तो नहीं है किसी खास बीमारी का लक्षण हो, और अगर ऐसा है तो क्या निदान पहले से सोच लेना चाहिए, आपके पास जाके कराना चाहिए? जी, अमूमन जब पीरियड्स होते हैं तो एक साइकिल लड़कियों की दो पीरियड मेनार्की शुरू होने के बाद 2-3 साल में सेट हो जाती है। हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है वो इमेच्योर से मैच्योर हो जाता है, फिर आपकी साइकिल सेट हो जाती है। अगर इसमें आपके पीरियड्स में फिर भी इरेगुलरिटी रहे कि बहुत दर्द है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पीरियड्स आते हैं और या ब्लीडिंग बहुत एक्सेस विद क्लॉट्स होती है, तो आपको फिर इसको डॉक्टर के पास आना है और गायनेकोलॉजिस्ट से अपनी प्रॉब्लम का बताना है। इसके लिए पहले डॉक्टर आपको स्क्रीन करेगी कि आपकी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस हो गए, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो गया है, शुगर कैसी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके थायराइड, शुगर या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक जांच करते हैं। एक अल्ट्रासाउंड में हम लोग यूट्रस का साइज, ओवेरियन साइज ये सब मेजर करते हैं। तो एक अमूमन कारण निकलते हैं कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, ओवरीज में सिस्ट या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसमें हम लोगों को मल्टीपल ओवेरियन स्मॉल सिस्ट मिलती है ओवरीज में, जिसको हम पर्ल अपीयरेंस, नेकलेस अपीयरेंस भी कहते हैं ओवरीज में। तो कुछ ऐसी बीमारियां हमें मिलती हैं और ये फुली ट्रीटेबल हैं, समय पे आते हैं तो इसका इलाज भी संभव है और समय पे डायग्नोज होने से आप फुल्ली रिकवर भी हो सकते हैं और आप अपनी प्रेगनेंसी या जो भी आप लाइफ में प्लान कर रहे हैं आप उसको प्लान तरीके से आगे कैरी आउट कर सकते हैं। तो कई कारण हैं इन सब परेशानियों के, जिसको आप डॉक्टर के पास आके डायग्नोज करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर निधि, ये बताइए कि मासिक धर्म के अनियमित होने या फिर देर से आने की शिकायत भी अक्सर सुनी जाती है। कई महिलाओं में तो कई महीनों के बाद भी ये होता है पीरियड और लंबी अवधि तक चलता है, जैसा कि आप लोगों ने अभी बताया कि 1 हफ्ते का होता है, 8 दिन का होता है, जैसे कई समय तक लंबा समय चला जाता है। तो ये कहीं हार्मोनल चेंज का कारण है या फिर किसी बड़े रोग का कारण बन सकता है, ऐसी कोई संभावना होती है क्या? जी जी, देखिए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर पीरियड्स आपके बहुत लंबे समय तक आ रहे हैं या हैवी पीरियड्स हो रहे हैं तो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम तो अबॉर्शन, प्रेगनेंसी रिलेटेड होती है कि प्रेगनेंसी हुई और वो गड़बड़ हो गई और प्रेगनेंसी ग्रोथ नहीं हुई या आपने कोई दवा ले ली जिसकी वजह से हैवी पीरियड्स हो गए, तो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम तो अबॉर्शन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। बट और भी अदर कारण है क्योंकि स्ट्रेस बहुत है लाइफ में और वर्किंग लेडीज जो हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल है कि घर बाहर सब मैनेज करना है, तो हार्मोनल डिसबैलेंस एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। और हमारे लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि नींद पूरी नहीं होती है, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, वॉक एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, जंक फूड, टीवी देखते हुए फूड खाना या यूं कहें कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेना, और जैसे डॉक्टर सुमिता ने कहा कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी आजकल हमारे सोसाइटी में काफ़ी प्रेवलेंट हो गई है। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। ये किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्ट कर सकता है और हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर होना यूजुअली अमूमन एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसीलिए आजकल बहुत कॉमन प्रेवलेंट है। एडोलसेंट लड़कियों से शुरू हो जाती है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्ट्रेस है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और लेडीज में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हार्मोनल डिसबैलेंस लंबे समय तक रहता है, तो आपको फाइब्रॉइड से गांठ हो सकती है यूट्रस में, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है यूट्रस में, ये लॉन्ग समय तक रहते हैं। हार्मोन्स की गड़बड़ी, प्रोलॉन्ग एस्ट्रोजन एक्सपोजर से ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इवन सर्वाइकल कैंसर, ये सब हैवी पीरियड्स कर सकते हैं। तो जैसे 20 साल पे आपके वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ तो 25 ईयर से आपको स्क्रीनिंग पे आना है कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हमें पैप्समियर के लिए डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपका नॉर्मल पैप्समियर रिपोर्ट आती है तो 5 ईयरली आपको चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आना है। अगर पीरियड्स में प्रॉब्लम है तो बहुत सारी आपकी जो बीमारियां हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये फुल्ली समय पे डायग्नोज होने पे पूरी तरह पेशेंट ठीक हो जाता है और आपको समय पे डॉक्टर के पास रिपोर्ट करना है अपनी परेशानियों को।
डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, अगर कोई सामान्य अवस्था में चल रहा है, कोई लड़की या महिला सामान्य अवस्था में है और 30 प्लस भी हो गई है, तो क्या इस बीच में डॉक्टर के पास जाए किसी तरह का सामान्य टेस्ट कराना चाहिए? नॉर्मल वैक्सीनेशन हमारा 20 ईयर्स पे कंप्लीट हो जाता है, जो MMR और HPV वैक्सीनेशन। HPV वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर प्रोटेक्शन का वैक्सीन है, जो आप लगवाने से आपको ये रहता है कि अब उसमें HPV वायरस की वजह से आपको कैंसर नहीं होगा, बट सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग आपकी 5 ईयरली चलती है। तो हर 5 साल पे 25 साल की उम्र से लेडी को जब तक 60 ईयर्स क्रॉस नहीं कर जाती, उसको हर 5 साल पे पैप्समियर पानी की जांच, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चेदानी की, वो जांच करानी चाहिए। और अगर पीरियड्स में अनियमितता है तो आपको अल्ट्रासाउंड और गायनेकोलॉजिस्ट जैसे परवैजाइनल एग्जामिनेशन करती हैं, तो वो भी एग्जामिनेशन से आप पता चलता है कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही है। ये सब चीजें आपको करानी है, ये टेस्ट कराने हैं। ब्रेस्ट के लिए भी मेमोग्राफी या ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो उसके लिए भी आपको आजकल सोनोमेमोग्राफी आ गई है, एक्सरे मेमोग्राफी की जगह लोग सोनोमेमोग्राफी भी कराते हैं। तो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस को आपको अंडर करना है। दूसरे आपके अदर हेल्थ चेकअप्स हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है, कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल आप कराएं, थायराइड्स की प्रॉब्लम है, तो आपकी होल बॉडी चेकअप आपको बीच बीच में समय पे कराना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में और कोई प्रॉब्लम हो जो साथ में चल रही है। तो डॉक्टर साहब, क्या महिला डॉक्टर के पास अगर जाए मैटरनिटी होम में, अमूमन ये माना जाता है कि वहां जब डिलीवरी है या इस तरह की चीजें होती है, तो क्या आप लोग फुल बॉडी चेकअप वहां कराते हैं? फैमिली हिस्ट्री या उसकी पैसे कोई पास्ट हिस्ट्री ऐसी कुछ है कि उसकी मदर में अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग उसका पार्ट हो जाता है। ये फैमिली हिस्ट्री है कि मदर को डायबिटिक है या मदर को कोलेस्ट्रॉल हाई रहा है या मदर हाइपरटेंसिव है या मदर की बाईपास हुई है और लाइफस्टाइल इनका भी ऐसा है जो एक्टिव नहीं है, तो इन सब के पार्ट है ये कंप्लीट हेल्थ बॉडी चेकअप के, कि हमें ये भी इनके साथ में जोड़ना है। जी। डॉक्टर सुमिता अरोरा, डॉक्टर सुमिता, मेनोपॉज यानी मासिक धर्म के बंद होने के बाद महिलाओं में किस तरह की समस्या होती है? कहा जाता है कि स्त्रियों में मोटापा, चिड़चिड़ापन, इंटरनल पार्ट में ड्राइनेस और सेक्सुअल रिलेशन में रुचि न होने के अलावा भी कई गंभीर बीमारियां दस्तक देने लग जाती हैं। ये कहां तक सही है और क्या इन सब से बचाया जा सकता है अगर पहले से कुछ ध्यान दिया जाए तो? जी, मेनोपॉज यानी कि हमारा मासिक धर्म खत्म हो जाने पे कुछ तो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका बहुत आराम से उपचार हो सकता है और उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मूड चेंजेस हैं, जैसे आपने बताया ओबेसिटी है या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में रुचि ना होना है। इन चीज़ों से कोई खास लाइफ पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। हाँ, इसका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि गंभीर हैं, मेनोपॉज की वजह से हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी कि हमारे दिल की प्रॉब्लम्स। तो ये देखा गया है कि जैसे हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होता है, जब हमारी मेनोपॉज होता है, हमारी ओवरीज ईस्ट्रोजन नहीं बनाती हैं, तो जो ईस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट है ऑन आवर हार्ट वो खत्म हो जाता है। तो महिलाओं में मेनोपॉज पर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का इंसिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कुछ आती हैं मेनोपॉज में, जैसे पार्किंसोनिज्म और स्ट्रोक्स जो हो जाते हैं, वो उसकी संभावना बढ़ जाती है मेनोपॉज में। ऑस्टियोपोरोसिस, अगर हम लोग अपना कैल्शियम लेकर बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स या बाय द हेल्प ऑफ अ गुड कैल्शियम इनटेक इन डाइट, जो हम मिल्क ज्यादा लें, प्रोटीन ज्यादा लें, दही वगैरह का सेवन ज्यादा करें, तो उससे हमारा कैल्शियम अगर हम पूरा नहीं रखते हैं तो हमारी महिलाओं में एज पर आने पर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उनकी बोन्स बहुत नाजुक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। तो जरा सा बाथरूम में आप स्लिप हुए और आपको एक हिप फ्रैक्चर हो गया और फिर वो बेड रिडन सिचुएशन आ गई। तो इन सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारा लिपिड प्रोफाइल, जैसे डॉक्टर निधि ने बताया, लिपिड प्रोफाइल डिरेंजमेंट, इन सब चीजों का चेकअप होना चाहिए। इसका भी मेनोपॉज में इंसिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वही है, ईस्ट्रोजन जो हमारा एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव हार्मोन हमें भगवान ने दिया है, वो कम हो जाता है मेनोपॉज से पहुंच के। उसके बाद फिर हम लोगों को एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि गर्भाशय का कैंसर और गर्भाशय के मुंह यानी कि सर्विक्स का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। तो एंडोमेट्रियल कैंसर जो है 50 से ऊपर की एज ग्रुप की महिलाओं में 70 to 80% आफ्टर 50 होता है। और सर्वाइकल कैंसर भी ऐसे ही देखा गया है कि 30-35 साल के बाद इंसिडेंस बढ़ता है। 35 से 44 साल तक
सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस मैक्सिमम होता है। इसके अलावा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीओपीडी और पेप्टिक अल्सर भी है जो कि मेनोपॉज में होता है। तो इन सब चीजों जी एक सवाल यहाँ पे ये कि अभी जैसे डॉक्टर निधि ने बताया था कि इसका वैक्सीनेशन होता है सर्वाइकल कैंसर या इसका, तो ये किस एज तक, मान लीजिए किसी ने नहीं लगवाया, 30 साल नहीं लगवाया, 40 साल नहीं लगवाया, तो क्या तब भी लगाया जा सकता है इसको? इसके बारे में आपको अच्छे से बताती हूँ। एचपीवी वैक्सीन है, वो सर्वाइकल कैंसर 80% सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वैक्सीन से बच सकता है, क्योंकि वो एचपीवी वायरस की वजह से होता है। तो इसका वैक्सीनेशन आइडियली तो 9 साल से ऊपर की बच्चियों में कराते हैं। हम लोग बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जिसमें हम मदर्स को, पीडियाट्रिशियंस बताती हैं, मदर्स को हम भी बताते हैं जो हमारे पास आती हैं कि अपनी बच्ची को 9 साल से ऊपर जैसे ही पहुंचे वैसे ही वैक्सीनेट कराएं। 9 साल से 20 साल यानी कि पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले मैरिज पे होता है, लेकिन आजकल के जमाने में जो कॉलेज गोइंग है उनको भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। तो कहा यह जाता है कि 9 साल से लेके 15 साल तक आप कर दें। अगर 13 साल तक महिला अपनी बच्ची को लेकर आती है तो 2 वैक्सीन लगाई जाती है, उसमें फायदा होता है, 3 कीजिए 2 वैक्सीन में फायदा हो जाता है, 2 शॉट्स दिए जाते हैं। और अगर वो 13 साल से बाद में आती है, 13 साल से ऊपर आती है, तो 3 डोजेस लगते हैं। इससे हमारा सर्वाइकल कैंसर और वार्ड्स भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं जो एचपीवी की वजह से होते हैं। लेकिन अब आपका सवाल ये है कि अगर कोई महिला लेट आई कि वो अपने लिए पूछ रही है कि वो अब लगवा सकती है कि नहीं, तो मेरा कहना ये है कि अगर वो इस समय भी लगवाती है तो अगर उसकी बॉडी में कोई एचपीवी वैक्सीन का स्ट्रेन से उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो वो अगर प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन लगा लेगी तो उन स्ट्रेन से, उन एचपीवी के स्ट्रेन से उसको और इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, नया इन्फेक्शन नहीं आएगा। लेकिन जो ऑलरेडी उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स पे मिल चुके हैं हस्बैंड के साथ रहने पर या पार्टनर के साथ रहने पर, तो उनसे तो वो एक्सपोज ऑलरेडी हो गई है। तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रोफाइलैक्सिस है। और आपको बहुत अच्छा फायदा तब होता है जब आप फर्स्ट इंटरकोर्स से पहले लगवा लेते हैं। लेकिन अगर आप बाद में भी लगवाते हैं, 40 तक भी लगवाते हैं, तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप कवर कर सकते हैं, उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और, 40 से 50 साल, 45 से 50 साल के बाद अक्सर देखा है कि महिलाओं में ज्वाइंट पेन की समस्या बहुत होती है, तो क्या ये भी मेनोपॉज से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है क्या? जी जी बिल्कुल। अगर हम देखिए लेडीज की जिंदगी में 2 गर्भधारण यानी प्रेगनेंसीज तो होती हैं। किसी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में, विलेजेस में प्रेगनेंसीज का कोई लिमिट नहीं है, 3, 4, 5 पहले के टाइम में भी आज भी मिलते हैं। तो एक लेडी ने अगर बच्चे को 9 महीने तक अपने अंदर से कैल्शियम दिया है, और न्यूट्रिशनल स्टेटस तो हमें पता ही है हमारी विमेन का कितना पुअर है, उनका ध्यान अपना ध्यान ही नहीं रखती है। तो जब वो अपना कैल्शियम नहीं ले रही हैं तो उन्हीं की बोन्स में से निकल के बच्चे की बोन्स बनेंगी तो है ही बोन्स, तो कहाँ से कैल्शियम मिलेगा? उन्होंने बोन्स से अपनी कैल्शियम दिया बच्चे को अंदर रखकर 9 महीना, उसके बाद वो 1.5 साल, 2 साल, कभी कभी 3 साल भी लैक्टेशन पीरियड चलता है, उतना वो कैल्शियम दे रही है दूध में, खुद नहीं ले रही हैं, ठीक है। तो अब उनकी बोन्स हो जाती है वीक। साथ में एज के साथ पहुंचते पहुंचते जब उनकी कैल्शियम बोन्स में कम है, जॉइंट्स एक्सेसिव वेट की वजह से, एक्सेसिव प्रेगनेंसीज को कैरी करने की वजह से और अपना ध्यान ना रखने की वजह से जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो इसीलिए मेनोपॉज में आते आते हमारे जोड़ भी जवाब देना शुरू कर देते हैं अगर हम अपनी लाइफ में कैल्शियम का ध्यान लेने का ना रखें, वेट पे कंट्रोल ना रखें। डॉक्टर सुमिता, आज के समय में शादी के बाद चाहत होने और जांच में सब कुछ ठीक होने पर भी समय से गर्भ धारण न करने की एक समस्या अब लगभग प्रचलित हो गई है और काफी परेशानी का ये कारण है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके उपचार का क्या तरीका है? जी, शादी के बाद गर्भ धारण ना होने की जो प्रॉब्लम है उसको हम इनेबिलिटी टू कंसीव यानी कि साल भर तक भी नहीं हुआ तो हम उसको इनफर्टिलिटी नाम देते हैं। तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो हम एक बेसिक हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं अपना पेशेंट का, विमेन का,
और उनके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस कराते हैं। तो देखा गया है कि सीमेन में कोई प्रॉब्लम है हस्बैंड की, तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लेडीज के ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि डॉक्टर निधि ने अभी बताया कि ओव्यूलेशन प्रॉब्लम, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत ही कॉमन सी चीज है। तो ओव्यूलेशन प्रॉब्लम ओव्यूलेशन इफेक्ट हो सकता है, या ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे कि हमारे ट्यूब्स अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, या वो किसी वजह से प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो उसको ट्यूबल इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इसके बाद हमारे एंडोमेट्रियल कॉजेज होते हैं, जो हमारी बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग है वो अच्छी नहीं है, कोई पहले हमारा मिसकैरेज हुआ है, या कोई हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है जिस वजह से हमारे अंदर की लाइनिंग अच्छी नहीं है, या अंदर की लाइनिंग अफेक्ट हो गई है, तो इसको हम लोग जो है एंडोमेट्रियल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इन वजहों से हमारी प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एज फैक्टर कितना इसमें है इन्वॉल्व? एज फैक्टर हो सकता है जी? एज फैक्टर आज के जमाने में ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि हम लोग अब जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम लोग काफी लेट अपना चाइल्ड बेयरिंग शुरू करते हैं। हम लोग अपने प्रोफेशन में इतना ज्यादा घुसे होते हैं शुरू से कि पहले तो लेट मैरिज होनी है, लेट मैरिज होने के बाद अब हमें प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है क्योंकि अब हमें प्रोफेशनली ज्यादा सक्सेसफुल होना है, थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तब हमें करना है। बहुत सारी महिलाएं आती हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, एंड वो बच्चे नए नए शादी के बाद आके हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वी डोंट वांट दिस प्रेगनेंसी, हमें ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो हम यही समझाते हैं कि दिस फर्स्ट जो चाइल्ड बेयरिंग है, या तो आप जल्दी प्लान मत करो, 25 साल की उम्र से 30 साल की उम्र में पहली प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, और 30 साल से 35 साल की उम्र में दूसरी प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर प्रेग्नेंट हो गए तो आपको किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। आप अपना बिजी रहने के अलावा भी प्रेगनेंसी शुरू कर सकते हैं। एक बार फैमिली शुरू हो जाती है तो फिर आने वाली प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। जी डॉक्टर निधि, फर्टाइल पीरियड क्या होता है? क्या इस पीरियड में फिजिकल इंटीमेसी बढ़ाने से गर्भ धारण करने में फायदा मिलता है? फर्टाइल पीरियड एक बेसिकली एक कैलेंडर टाइप की चीज है जिसको हम ओवुलेटरी कैलकुलेटर भी कहते हैं कि किस समय हमारा अंडा रेडी है और रप्चर होके बाहर आता है, जिस समय प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज्यादा होता है। तो एक उन लेडीज में प्रेडिक्ट करना आसान है जिनकी साइकिल रेगुलर है, 28 से 30 दिन की है, तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 14th डे हमारा अंडा रेडी होके रप्चर होके बाहर आएगा। तो हम लोग डे 10 से लेके और डे 15 तक उसको फर्टाइल पीरियड कहते हैं, जिसमें साथ में रहने के साथ प्रेगनेंसी का चांस मैक्सिमम होता है। ओवुलेटरी साइकिल में नॉर्मल पीरियड्स में, फिक्स पीरियड में तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनकी साइकिल इरेगुलर है या जिनके पीरियड्स का डेट आगे पीछे होता रहता है, उनमें थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये जो डेज हैं जो फर्टाइल पीरियड के होते हैं वो ओवुलेशन के अंडे के रप्चर होने से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं को हम फर्टाइल टाइम या पीरियड्स कहते हैं। इसमें प्रेगनेंसी प्लान प्रेगनेंसी के लिए लेडीज को ये चीजें समझने से वो अच्छे से प्लान कर सकती है कि वो किस साइकिल में प्रेगनेंसी अच्छे से अचीव कर सकती है। उससे पहले वो प्लान कर सकती है कि वो विटामिन, फोलिक एसिड ऐसी दवाएं ले जिससे उसका हेल्दी प्रेगनेंसी हो और प्रेगनेंसी में कोई डिफेक्ट ना हो, अबॉर्शंस ना हो, वो लाइफ में स्ट्रेस कम करके ये सब प्लान कर सकती है। बेसिकली प्रेगनेंसी हेल्प कर। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल बीच में आ गया है। चंद्रभूषण यादव का एक सवाल है, किसी को मेनोपॉज हुए 2 वर्ष बीत चुका हो तो क्या दवाओं के द्वारा उसका मासिक धर्म पुनः शुरू हो सकता है जिससे महिला गर्भ धारण कर सके? जी देखिए, एक मीनोपॉज का मतलब होता है कि आपके हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की वजह से चल रहे थे वो अब धीरे धीरे हार्मोन्स खत्म होके, वो जैसे आपका पीरियड पहले नहीं आता था वो बंद हो गया है, तो आपके हार्मोन्स अब बॉडी से खत्म हो गए हैं, जिससे कि आपका हर महीने जो अंडा बनने की एक प्रक्रिया थी वो अब नहीं है अब आपके शरीर में। तो यूजुअली ये तभी होता है जब आपके अंडे डिप्लीट हो जाते हैं, और तो हम लोग उसके लिए एक जांच कराते हैं AMH, एंटी मुलेरियल हार्मोन, जो हमें इंडिकेट करती है कि बॉडी में अब आपके ओवुलेशन करने के लिए कोई अंडे कितने हैं, कितने हो सकते हैं। अगर ओवुलेशन के लिए आपका AMH लेवल नॉर्मल उसमें है, नॉर्मली 3-3.5 के आसपास रहता है, तो अगर ये इस रेंज में है तब तो आप कुछ ऐसी दवाएं ट्रीटमेंट करें जिससे प्रेगनेंसी या जो भी आप पीरियड्स चाहते हैं उनको हम रिज्यूम कराने की बात करें। अदरवाइज मीनोपॉज के बाद तो अब आपका IVF ही बचता है कि आपके अपने अंडे खत्म हो गए हैं, आप कहीं से बाहर से
ओवम डोनेशन लें किसी से, और फिर आपको आईवीएफ के तरह यूट्रस को प्रिपेयर किया जाए, और वो फिर टेस्ट ट्यूब में प्रेगनेंसी हो, और फिर वो मतलब वो बायोलॉजिकली आपका हाँ, वो अलग प्रक्रिया है। डॉक्टर सुमिता मेरे से ज्यादा अच्छा बताएंगे आपको। और तो वो ये प्रक्रिया लोग अंडरगो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जल्दी गर्भ धारण करने के लिए वजन का संतुलन भी बड़ा मायने रखता है। अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी का वेट ज्यादा है तो गर्भ धारण जल्दी नहीं होता है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जिनका वजन बहुत कम है उनमें भी ये समस्या आ रही है। तो क्या ये कारण है वजन का संतुलन? दूसरी बात ये है कि इस तरह की महिलाओं को किस तरह का सेवन करना चाहिए, किन किन चीजों का, जिससे कि वो सशक्त बन सके इसके लिए? जी, देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल और आपका आइडियल बॉडी वेट और बैलेंस डाइट, ये जीवन के एक स्टेप हैं जो लड़कियों को आपके मिनार्की के समय ही सिखा देने चाहिए कि आपके बैलेंस डाइट होनी चाहिए और आपको आइडियल वेट मेंटेन करना है। एक बीएमआई जैसी चीजें, जैसे लेडी हमारे पास विजिट करती है इनफर्टिलिटी के लिए, तो सबसे पहले हम बीएमआई देखते हैं, उसका बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट का रेशो क्या है। तो नॉर्मल हम लोग बीएमआई मानते हैं कि 20 से 25 के बीच में अगर है आपका, तो वो आइडियल बॉडी वेट है। और अगर आप 25 के ऊपर जाते हैं, 25 से 30, तो ओवर वेट में है, और 30 के ऊपर ओबेसिटी मानते हैं। इसी तरह कम में है, अगर आपका बीएमआई 20 से कम है तो आप अंडर वेट में आ जाते हैं। जब भी आप अंडरवेट या ओवरवेट या ओबीस में जाते हैं, यूजुअली हार्मोनल डिसबैलेंस मिलता ही है। इसमें पेशेंट को कोई ना कोई हार्मोन्स की गड़बड़ी होगी, थायराइड्स की प्रॉब्लम होगी, आपके एलएचएफएसएच का रेशो गड़बड़ होगा, और आपकी अगर ओबेसिटी है तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें आपकी डिसबैलेंस को और बढ़ाएंगी। इसी तरह अंडरवेट भी प्रॉब्लम है। अंडरवेट पेशेंट की भूख नहीं लगना, एनीमिया, या आपकी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो ये भी एक बहुत बड़े कारण है जो आपके हार्मोन्स को गड़बड़ करेंगे। इसमें भी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से आती है। तो ये सब चीजें करेक्ट करने के साथ आइडियल उसमें पहुंचने से बहुत रिलैक्स मिलता है। बहुत सारे लोगों को बहुत इजीली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। सिर्फ आपको काउंसलिंग करनी होती है कि ये प्रॉब्लम है और इसको आप सही करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, कोविड का पीरियड चल रहा है, क्या आपके सामने कुछ ऐसे भी पेशेंट आ रहे हैं जिनके अंदर तनाव के कारण, चिंता के कारण कुछ इस तरह के बदलाव हुए हैं? जी, देखिए, कोविड के लिए एक बहुत अच्छी स्टडी है कि कोविड उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जिनमें हार्मोन्स की गड़बड़ी ज्यादा है, विटामिन की कमी जो है, स्पेशली विटामिन D3। एक बहुत बड़ी रिसर्च है कि विटामिन D3 की कमी की वजह से कोविड इन्फेक्शन उन लोगों में ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो ये हमारे, और दूसरी चीज है कि आप पहले आपका लाइफस्टाइल दूसरा था, आप सुबह बाहर निकलते थे, टहलते थे, आप लोगों से मिलते थे। अब लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया, आप कमरे में ही रहते हैं, बाहर मिलने से डर लगता है। तो आप एक स्मॉल एरिया में कन्फाइंड हैं, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस बढ़ जाती है। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को जॉब का लॉस भी हुआ है, मॉनेटरी लॉस भी हुआ है, फाइनेंशियल दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये सब एड ऑन करती हैं। अब उसमें आप फैमिली वे में प्लान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और उसमें अगर आपको कोई बीमारी है तो वो एड ऑन करती है। जी जी जी। कोविड ऐसी चीज है जी। डॉक्टर सुमिता, एक सवाल आ रहा है पूनम श्रीवास्तव का। उनका ये कहना है कि, जरा एक बार सवाल दिखाएं, कि यूटीआई से क्या प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है? जी, यूटीआई से प्रेगनेंसी में, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन है तो दिस कैन बी वन कॉज, एक वजह हो सकती है बहुत ही कि हमें प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है। और दूसरा, अगर आ जाती है तो प्री टर्म डिलीवरी या अबॉर्शंस भी कभी कभी देखे गए हैं। जब हमें कोई कॉज नहीं मिलता है तो हमें लगता यही है कि यूटीआई की वजह से, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रहा है, इन्फेक्शन चल रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा प्रेगनेंसी कंसेप्शन में प्रॉब्लम, और साथ ही में अबॉर्शंस की प्रॉब्लम और प्री टर्म डिलीवरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। तो इसका भी जी, अभी हम लोग इस विषय पर अभी आगे आते हैं। एक क्या है एंडोमेट्रियोसिस, इसका प्रजनन क्षमता पे कितना असर होता है, और क्या इसका उपचार किया जा सकता है पूरी तरह से? जी,
एंडोमेट्रियोसिस एक परेशानी होती है जो हमारी आजकल इंसिडेंस उसका कुछ बढ़ा हुआ देखने में मिलता है। एंडोमेट्रियोसिस ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारा जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, यानी कि बच्चेदानी की अंदर की लाइनिंग, जो कि हर महीने डेवलप होती है लाइनिंग, और वो हर महीने शेड होती है, तो वो किसी वजह से हमारे ट्यूब्स के से होती हुई या कहीं और पे भी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी कि हमारी पेल्विस में, यानी कि हमारी जो बच्चेदानी के बाहर का जो एरिया है, लाइनिंग के बाहर का एरिया, वहां पर भी हमें एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू मिलता है। जैसे कि कभी कभी ओवरीज में भी कभी कभी एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू मिलता है, तो हर पीरियड में वहां पे एक सिस्ट बनती है, और उसके अंदर जब विड्रॉल होता है तो ब्लीडिंग होती है, वो सिस्ट साइज में बढ़ती है। तो महिला को परेशानी ये होती है कि हर पीरियड से पहले हेवीनेस होगी, और पीरियड के समय पर उसको बहुत ज्यादा पेन होगा, और अगले महीने फिर वही प्रॉब्लम। जिसको ज्यादा सिवियर है वो पूरा महीना ही उसको दर्द होता है, जिनको शुरुआती है तो उनमें वो पीरियड से पहले प्रॉब्लम ज्यादा होती है, पीरियड के दिनों में होती है, और उसके बाद सबसाइड कर जाती है। कभी कभी ये एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू बच्चेदानी के बाहर बनने की बजाय बच्चेदानी की लाइनिंग में भी बढ़ जाता है, तब हम इसको एडिनोमायोसिस कहते हैं। तो एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस, ये दोनों चीजें एक साथ देखी गई हैं। अब इसमें जब हमारा पेल्विस में आता है तो हमारा ट्यूब्स की मोटिलिटी, यानी कि ट्यूब्स के काम करने की शक्ति, यानी कि ओवा को अंदर खींचने की, बच्चेदानी में लाने की शक्ति कम हो जाती है, जिस वजह से प्रेगनेंसी आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस में आज के दिन में हम लोगों को एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स बहुत अधिक मात्रा में मिलने लगे हैं। और इसमें सबसे परेशानी की बात यह है कि अगर आपने इसका जल्दी इलाज ले लिया तब तो ये बहुत इजीली मैनेज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कुछ मेडिसिन और कुछ हेल्प इन प्रेगनेंसी कंसेप्शन। लेकिन अगर हमने शुरू में इसका इलाज नहीं लिया, यानी कि हमने शुरू में इसके लिए कुछ और दवाइयां, देसी इलाज शुरू कर दिया, या उसको टालने की कोशिश करी, या पेन किलर से सबसाइड करने की कोशिश करी, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और इसकी वजह से बड़ी बड़ी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन जाती हैं, जिसको कि बाद में फिर सर्जिकली मैनेज करना और मरीज को एक गर्भ धारण करवाना हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए इसका जल्दी ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो हम लोग बहुत आसानी से इसको मैनेज कर पाते हैं बिना परेशानी के। डॉक्टर साहब, मिसकैरेज की भी समस्या बड़ी प्रबल होती जा रही है, तो इसके लिए क्या उपाय पहले से कर लिया जाए कि ऐसी संभावना ही न रहे? जी, मिसकैरेज यानी कि प्रेगनेंसी खत्म हो जाना बहुत ही अर्ली टाइम में। तो मिसकैरेज यानी कि प्रेगनेंसी लॉस अर्ली या थोड़ा बहुत लेट, इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि कुछ इसमें फीटल कॉजेज होते हैं, यानी कि बच्चे से रिलेटेड कॉजेज हैं, कुछ मैटरनल कॉजेज हैं, यानी कि महिला से रिलेटेड कॉजेज हैं, और कुछ एंडोमेट्रियल यानी कि उस जगह पे जहाँ पे ये बच्चा पनपता है उसके कॉजेज हैं। तो मैटरनल कॉजेज हम लोग अपने अंदर पहले देख सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास आती है, अवेयर है, तो वो प्रेगनेंसी से पहले ही आती है, चाहे उसको कोई भी अबॉर्शन नहीं हुआ हो। महिला आजकल इतनी जागरूक हो गई हैं, इतना जमाना जागरूक हो गया है कि वो आज के जमाने में हमसे आके पहले पूछता है कि मेरी मैरिज हुई है एंड नाउ मेरे को प्रेगनेंसी चाहिए। तो हम लोग कुछ बेसिक टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैटरनल कॉजेज को रूल आउट कर लेते हैं। मैटरनल मतलब कि मदर में ब्लड प्रेशर, मदर में मदर में डायबिटीज, मदर में थायराइड, मदर में कोई और इन्फेक्शन जैसे कि रुबेला वगैरह। अगर एंटीबॉडीज नहीं बनी तो हम उसको पहले से वैक्सीनेट कर दें, जिससे कि जब हम प्रेगनेंसी करें 2-3 महीने बाद तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए। हम उसको फॉलिक एसिड पे डाल दें, हम एक उसका बेसलाइन स्कैन कर लें, और हम उसको मल्टीविटामिन दे दें, कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल की टेक्निक्स बता दें, तो मैटरनल कॉजेज हमारे ऐसे रूल आउट हो जाते हैं। उसके बाद फीटल कॉजेज के लिए तो हमको एक बार अगर आपका लॉस हुआ है तो फिर हमको माँ और फादर में और मदर में दोनों में क्रोमोसोमल एनालिसिस करके देखना पड़ता है। तो वो 1 या 2 लॉसेस के बाद हम लोग देखते हैं। और जो मैंने आपको बेड के कॉजेज यानी एंडोमेट्रियम के कॉजेज बताए, उसमें हम लोगों को अल्ट्रासाउंड पे लाइनिंग वगैरह देखकर अल्ट्रासाउंड की अगर अच्छी दिखती है तो फिर हम लोगों को ये आइडिया लग जाता है कि इसमें वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, पेशेंट में हार्मोन्स भी अच्छे हैं, तो वो कंसेप्शन के बाद मिसकैरेज की यानी कि गर्भधारण खत्म होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्टर निधि, अभी पीयूसी की बात हो रही थी, तो जब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम
को जरा सा विस्तार से बताइए, क्या इसको रोकने के लिए पहले से कोई व्यवस्था की जा सकती है? जी, पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये शुरुआत लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होती है कि लड़कियां जो हैं वो शुरुआत में ही बहुत ओबीज हो गई और लाइफस्टाइल में सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, इंडोर गेम्स खेलते हैं, बाहर खेलने कोई नहीं जाता है, सब मोबाइल पे, लैपटॉप पे, और जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक के कॉमन हैबिट है कि बच्चे टीवी देखते हुए खाते रहते हैं। तो वो धीरे धीरे आपकी ओबेसिटी की वजह से आपके हार्मोनल डिसबैलेंस के फॉर्म में शुरू होता है। और इसमें हिस्ट्री होगी कि फैमिली में मदर की भी ओबेसिटी होगी, या वो बच्चा भी प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, मदर भी बेसिकली डायबिटिक होगी, या उसके फैमिली में भी डायबिटीज की हिस्ट्री रन कर रही होगी। तो ये सारी चीजें एक समय पे जब लंबे समय तक चलती हैं तो पीसीओडी के फॉर्म में मिलती हैं। तो लड़कियां यूजुअली हमारे पास आती हैं कि हमें पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं, टाइम से नहीं होते, बहुत पेनफुल हैं, बहुत कम होते हैं, या 4 महीने से 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, ये कंप्लेंट लेके आती हैं। तो पीसीओएस हम लोग यूजुअली एक ट्रायड की तरह डायग्नोज करते हैं कि पीरियड्स इरेगुलर हैं। आप कुछ हार्मोन्स का मार्कर देखेंगे, बायोकेमिकल मार्कर्स, तो वो हमें गड़बड़ मिलते हैं, थायराइड गड़बड़ मिलेगा, आपके एलएचएफएसएच का रेशो गड़बड़ हो जाएगा, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाएंगे बॉडी में, फिर एक्ने, बालों में बाल का झड़ना, हिरिसुटिज्म, चेहरे पे बाल निकलना, चेहरे पे बहुत सारे एक्ने उग आना। और जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें ओवरीज का साइज, जो वॉल्यूम होता है, वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा मिलता है, मोर देन 10 सीसी मिलने लगता है, और उसमें बहुत सारे हमें स्मॉल फॉलिकल्स मिलते हैं जो पर्ल नेकलेस अपीयरेंस में होते हैं, गुच्छे के गुच्छे 8-10 फॉलिकल्स एक में होंगे, और यूजुअली वो 8 से 10 mm के कई सारे होंगे। ये सब चीजें ट्राइड जब मिलता है तो हम उसको पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोज करते हैं। ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये मेटाबॉलिक डिजीज है, ये लंबे समय तक रहेगी तो ये आपको डायबिटिक कर सकती है, हाइपोथायराइड कर सकती है, ओबेसिटी आपको लेटर ऑन प्रोन कर देगी एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर से। तो ये जब शुरुआत में ये चीजें हैं तो आप इसको काउंसलिंग करके बता के कि आपकी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करके आप इसको बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार ये कंट्रोल में आती है तो आप उसको फॉलो करें लाइफ को उसी तरह से। तो यूजुअली पहले के जमाने में लोग हाथ से बहुत काम करते थे, चलते ज्यादा थे, वॉक ज्यादा थी, फास्ट फूड नहीं था, तो इतनी ऐसी कोई बीमारियां नहीं दिखती थी। आजकल हमारे खाने में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसकी वजह से इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। प्रिवेंटेबल है, और लेकिन एक बार हो जाती है तो आपको इसको ठीक करने के लिए वेट लॉस बहुत अच्छा है, इसका एक ट्रीटमेंट है कि आप अपना वेट कंट्रोल में रखें, आप नॉर्मल बीएमआई में आए, और फिर आपके पीरियड्स रेगुलर करने के लिए डॉक्टर आपको हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल आ गया है, कुछ लिखा हुआ है, गेम पता नहीं समझ नहीं, नाम नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन हाउ टू मेंटेन हार्मोन चेंज आफ्टर एज 30 एट द एज ऑफ 30 प्लस, got married and having problem in conceiving, infection was there, but with doctor's help and other tests everything is fine. जी, अब देखिए इन्होंने भी हार्मोनल चेंजेस की बात की है कि 30 प्लस पे तो मैरिज हुई है और अब उसको कंसीव नहीं हो रहा है, पहले उनको इन्फेक्शन हो गया है जो अब डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद बेटर हुआ है, अब वो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी। तो ये भी ये है कि हार्मोनल डिसबैलेंस जो है, जो आपको हुआ है, वो हो सकता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हो, या कोई बेसलाइन कोई आपका हार्मोनल प्रॉब्लम हो, कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो, या बीपी कुछ हो, या वो आपके होल बॉडी चेकअप जब डॉक्टर करेगा कि आपके अल्ट्रासाउंड, आपके हार्मोन्स, या आपकी बीएमआई क्या है, या आपके लाइफस्टाइल में कुछ है, आजकल सोशल उसमें लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये सब चीजें हैं, तो वो चीजें आपको अवॉइड करके आपको हेल्दी बैलेंस डाइट पे आना पड़ेगा, फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करें। अगर जैसे डॉक्टर सुमिता ने कहा कि कोई ट्यूबल फैक्टर्स की प्रॉब्लम है, कोई एंडोमेट्रियल फैक्टर है, कि ओवुलेशन नहीं हो रहा, ओवेरियन फैक्टर है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, तब आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और इन चीजों को, इवन हस्बैंड में भी कोई कमी हो सकती है, हस्बैंड सीमेन में भी कोई कमी हो सकती है कि स्पर्म काउंट कम हो, मोटिलिटी कम हो, मॉर्फोलॉजी में कोई गड़बड़ हो, या उनको भी कोई इन्फेक्शन हो, वो भी डायबिटिक हो, तो और बाकी स्ट्रेस। जी। अच्छा डॉक्टर निधि, अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में अभी मनाया गया है। जी। कहा जाता है कि स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन रोग है। जी। तो बताइए, इसके होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है, और इसके लिए पहले से कैसे अपने को तैयार रखा जाए कि इससे बचा कैसे जाए?
देखिए, स्तन कैंसर एक लीडिंग कॉज है वुमेन डेथ की आजकल पूरे वर्ल्ड ओवर ये है। और यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हमारे पास आता है कि एक छोटी सी गांठ है जो तेजी से बढ़ रही है, दर्द जी नहीं होता है लेकिन गांठ बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वो गांठ जी अच्छी खासी बड़ी हो जाती है, तब तक वो वॉच करते हैं, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। स्तन कैंसर अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं और तो सही समय पर डायग्नोज हो जाता है तो फुल्ली क्यूरेबल है। आपकी मेस्टेक्टमी यानी ब्रेस्ट रिमूवल और कीमोथेरेपी से नॉर्मल आपकी लाइफ मैनेज हो सकती है। लेकिन अर्ली डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, और इसको अर्ली डायग्नोज करने के लिए एक टूल डेवलप किया गया, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टूल, जिसमें लेडी को अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिन करना है। वो डेली एग्जामिन करे और फ्लैट ऑफ द हैंड से पैल्पेट करे ब्रेस्ट में कि कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे, ब्रेस्ट का शेप तो नहीं बढ़ रहा है, या ब्रेस्ट का साइज तो नहीं बढ़ रहा है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है, या कोई गांठ तो नहीं है। अगर ऐसी चीजें हैं तो आपको डॉक्टर के पास जल्दी आना है, यही आपको सबसे बचा सकता है। अब कारण तो एक फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर से, आजकल इसको HLA जेनेटिक टाइपिंग से लोग पता भी लगाते हैं कि अगर है ऐसा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप उसके लिए स्टेप ले सकते हैं। हेवी ब्रेस्ट में ज्यादा देखे जाते हैं, ब्रेस्ट में पहले से कोई आपके प्रॉब्लम थी, डिस्चार्ज था, निपल में कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो ये चेंजेस अगर परसिस्ट करते हैं तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोन करते हैं। फिर हार्मोनल डिसबैलेंस, एस्ट्रोजन लंबे समय तक एक्सपोज, हाई एस्ट्रोजन से एक्सपोज रहे, स्पेशली PCOS के पेशेंट्स में, उनमें भी ज्यादा देखा जाता है। प्रेगनेंसी आपको इससे बचाती है, स्तनपान आपको इससे बचाता है, तो प्रेगनेंसी जी बहुत लंबे समय तक अवॉइड करना, स्तनपान बिल्कुल ना कराना, ये भी एक कारण है जो आपको प्रोन करते हैं। लग रहा है डॉक्टर सुमिता का कुछ कनेक्शन गड़बड़ हो गया है, तो नहीं, तब तक अच्छा आप आ गए जी। तो डॉक्टर सुमिता, गर्भाशय कैंसर के बारे में जरा बताइए कि किस उम्र की महिलाओं में ये हो सकता है, और शुरुआती दौर में शरीर में ऐसे कौन से संकेत मिलने लगते हैं जिससे कि इनके लक्षण की पहचान की जा सकती है, और इसके लिए किस तरह की जांच करा लेनी चाहिए जिससे कि बचाव हो सके। जी, गर्भाशय कैंसर में दो तरीके के कैंसर होंगे, एक एंडोमेट्रियल कैंसर जो कि लाइनिंग का कैंसर है, यूट्रस की लाइनिंग का, और एक सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। जो एंडोमेट्रियल कैंसर है वो ज्यादातर देखा गया है कि एंडोमेट्रॉइड टाइप का कैंसर होता है। इसमें ये देखा गया है कि कुछ एक ट्रायड होता है जिन लोगों में ये ज्यादा होता है, तो ओबेसिटी, डायबिटीज और इनफर्टिलिटी इनमें ज्यादा पाया गया है। ओबेसिटी में इसलिए क्योंकि ओबीज जो विमेन हैं, जो हमारी भारी महिलाएं हैं, उनके अंदर ईस्ट्रोजन का मात्रा ज्यादा होता है, तो ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर ज्यादा होता है। इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में जिनमें बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन एक्सपोजर रहा है, PCO में जैसे रहता है, उनमें ज्यादा मिलता है, और डायबिटीज भी एक रिस्क फैक्टर है। तो ये ट्रायड देखा गया है कि अगर ये तीन चीजें हैं तो कैंसर एंडोमेट्रियल होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कहा गया है कि ओबीज पेशेंट्स में 300 से 400% तक कैंसर बढ़ेगा, और अगर आपने एक बार कंसीव करा है तो 35% चांस एंडोमेट्रियल कैंसर होने का कम हो जाएगा, और अगर आपने फीड करा है, बच्चे को लैक्टेट करा है, तो उस वजह से भी 23% कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका एसोसिएशन के ये वाले कॉजेज बहुत रेलेवेंट हैं। दूसरा, ये 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं में देखा जाता है एंडोमेट्रियल कैंसर। इससे बचने के लिए वही चीजें हैं। पता कैसे लगेगा? अगर हमको हमारी मासिक धर्म हमारा डिस्टर्ब है, बीच बीच में भी पीरियड आ रहा है, हेवी आ रहा है, तो हमको अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। अगर ऐसा कोई महिला आती है तो हम उनका एक नॉर्मल अपने अल्ट्रासाउंड में, अपने OPD में ही सिंपल एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, जिससे उसके अंदर की लाइनिंग की थिकनेस पीरियड के बाद कितनी है पता लग जाती है। अगर पीरियड के बाद 4 mm से ज्यादा है, 6 mm से ज्यादा है, तो एक रिस्क फैक्टर आता है कि लाइनिंग थोड़ी थिक है, तो फिर हम उसको एक एंडोमेट्रियल सैंपलिंग, जो कि बायोप्सी, सिंपल बायोप्सी है, उसको एडवाइस करते हैं, और वो चीज पकड़ में आ जाती है। अब इसमें जेनेटिक भी देखा गया है। कुछ लोगों को ये हेरिडिटरी होता है, जैसे लिंच सिंड्रोम जिसे कहते हैं। तो एंडोमेट्रियल कैंसर का सबसे ज्यादा आसानी से पकड़ने का तरीका है, अगर आपको गर्भाशय से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, अनियमित रक्तस्राव हो रहा है, तो आप जाके डॉक्टर से चेक कराएं तो मिल सकता है। दूसरा कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। हाँ,
सर्वाइकल कैंसर का सबसे ज्यादा एज ग्रुप कॉमन इज 35 to 44 years. 20 साल से पहले इसको होना रेयर होता है. अगर हम इसमें वेजाइनल स्पॉटिंग, फिर से वही चीज है, स्पॉटिंग होएगी कंटैक्ट के बाद, सेक्सुअल कंटैक्ट के बाद थोड़ी बहुत पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और हमें मिल लेना चाहिए डॉक्टर से जाके अपने. एक सिंपल पैप्समियर, जैसा कि अभी डिस्कस हम कर चुके हैं, एक सिंपल पैप्समियर एचपीवी स्क्रीनिंग अगर हम 5 ईयरली करा लेते हैं तो हम इस कैंसर को बनने से 10 से 20 साल पहले पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें प्री कैंसर स्टेजेस बहुत लंबे समय तक चलती हैं. और यही एक कैंसर है, सबसे अच्छी बात यह है कि यही एक कैंसर है जिसमें वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जैसा कि मैंने बताया एचपीवी वैक्सीन, जो कि 80% 50% कवर कर लेता है, सर्वाइकल कैंसर नहीं होने देता है. तो अर्ली डिटेक्शन भी पॉसिबल है अगर हम जाएं डॉक्टर के पास, और इससे प्रिवेंशन भी अवेलेबल है एचपीवी वैक्सीन. डॉक्टर साहब ये बताइए, सर्वाइकल कैंसर की बात आप कह रही हैं, तो सर्वाइकल अमूमन लोग समझते हैं कि यहाँ कहते हैं सर्वाइकल हो गया है, तो थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. सर्विक्स जो होता है वो बच्चेदानी का मुंह होता है, जो हमारी बच्चेदानी होती है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको भी सर्वाइकल कहते हैं. सर्वाइकल जनरली स्पॉन्डिलाइटिस से लोग बाग समझते हैं, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट और महिला की भाषा में सर्विक्स यानी कि गर्भाशय का मुंह इसे कहते हैं. अच्छा डॉक्टर निधि, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसका एक सवाल भी आया था, तो यूटीआई महिलाओं में होने वाला आम रोग है, तो जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए, कैसे फैल जाता है, इसके रोकने के लिए क्या करना चाहिए. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिप्रोडक्टिव लाइफ में यूजुअली एक कॉमन प्रॉब्लम है, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ज्यादा देखा गया है. उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, और बाकी स्ट्रेसफुल लाइफ में आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, पानी कम पीना, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा लेना, कैल्शियम डेफिशिएंसी, इन सब की वजह से आपको स्टोन भी डेवलप हो सकते हैं. फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक चीज है, पर्सनल हाइजीन एक चीज है कि आप अपनी सफाई, अपने अंडरगारमेंट साफ करें, और कॉमन टॉयलेट यूज करना. आप वर्किंग है तो आप 8 से 10 घंटे कहीं काम कर रहे हैं तो आप कॉमन टॉयलेट यूज कर रहे हैं, वहां पे भी सफाई प्रॉपर नहीं है, तो ये कॉमन चीजें हैं जो इन्फेक्शन हो जाते हैं. और चूंकि यूरिन की जगह और बच्चेदानी की जगह लेडीज में पास में है, तो इन्फेक्शन ज्यादा प्रोन है कि उनमें ज्यादा हो जाए, तो इसलिए लेडीज में ज्यादा देखा जाता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है. और इसलिए ये भी कहा जाता है कि वेस्टर्न स्टाइल का लैट्रिन इसलिए नुकसानदेह भी है. जी, ये भी एक चर्चा आप जब इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं तो आपका कोई बॉडी पार्ट कहीं से टच नहीं करता है, और जब आप वेस्टर्न पे करते हैं तो आप टच करते हैं तो कहीं इन्फेक्शन आपको ज्यादा लगने के चांसेस होते हैं. बट आजकल वेस्टर्न लोग इसलिए यूज करते हैं कि लोगों को जॉइंट पेन्स होते हैं, घुटने मोड़ने में, बैठने में दिक्कत होती है. बट फिजियोलॉजिकली इंडियन टॉयलेट्स हमेशा ज्यादा बेटर हैं, और कॉन्स्टिपेशन से ज्यादा आपको बचाते हैं, इन्फेक्शन से ज्यादा बचाते हैं. बट हम लोग सब वेस्टर्न चीजों को कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसी के शिकार हैं. जी. डॉक्टर सुमिता, भारत में लगभग 60% महिलाएं ऐसी हैं जिनमें एनीमिया की शिकायत होती है, तो एनीमिया से महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या खास असर होता है और इसे कैसे पहचान कर ली जाए? सामान्यतः महिलाओं में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, जरा संक्षेप में बताइए. जी. अनीमिया यानी कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है हमारे शरीर में, हमारे में ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारा हीमोग्लोबिन है. अगर हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं होगा तो जो हम खा रहे हैं वो हमारे ब्लड से दूसरी जगहों पे नहीं पहुंच पाएगा, तो उससे हमारे हर सेल अफेक्ट होता है, हमारे बॉडी का हर सेल, ब्रेन से लेके, नेल से लेके, हेयर से लेके, स्किन से लेके, हार्ट, किडनी, आईज, सब कुछ. तो अगर हम अपनी एफिशिएंसी को पूरा रखना चाहते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होना चाहिए. कई महिलाएं आती हैं, हस्बैंड उनको लेकर आते हैं, उनको सामने हमारे आके बैठती हैं तो हमको ये लगता है कि इसने आज तक किसी ने इसका हीमोग्लोबिन का टेस्ट नहीं कराया. एकदम पेल लुकिंग, सफेद, गोरा नहीं, सफेद, पेल. तो वो चीज अगर हमारी बॉडी में कम है तो हमारा हर ऑर्गन अफेक्टेड है, और हमारी जो एफिशिएंसी है वो वैसे ही 50% है. तो हमारे को अपनी बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, 100% रखने के लिए हमारा हीमोग्लोबिन कम से कम 10 से 11 तो कम से कम होना चाहिए. अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 12 से कम को कहते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से
10 से अगर कम है तो हमें बिल्कुल अनीमिक है हम लोग। इसको हम माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर अनीमिया में भी क्लासिफाई करते हैं। अगर हमारा 10 से कम है तो हम अनीमिक हैं। ऐसे समय पर अगर हमारी लाइफ के गर्भधारण शुरू होगा तो और हमारा डाउन होगा। इसीलिए हमें अपने बच्चों में और अपने अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, जो हमारे स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, उसमें उसको हम अच्छे से फेस कर पाएं। डॉक्टर साहब ये बताइए, विटामिन डेफिशिएंसी से महिलाओं में, जैसे भी आपने विटामिन डी का जिक्र किया और अभी आप ये भी बता ही रही हैं, तो अक्सर एक चीज और देखी जाती है कि डेफिशिएंसी से बचने के लिए महिलाएं विटामिन डी हुआ, विटामिन डी या फिर कैल्शियम, आयरन का लंबे समय तक सेवन करने लग जाती है बिना आपकी राय लिए। तो क्या ऐसा तो नहीं कि इनसे स्वास्थ्य बेहतर बनने के बदले कहीं कुछ खराब हो रहा हो? नहीं, हीमोग्लोबिन अगर आपका अच्छा है तो आपको, अगर आप आयरन और ले रहे हैं तो आपको गैस्ट्राइटिस वगैरह पता लगने लग जाएगा। ये कहा जाता है कि रिप्रोडक्टिव लाइफ में आपको, अगर प्रेग्नेंट हैं तो कम से कम 100 दिन आपको आयरन खाने हैं, कम से कम। अगर आपको पीरियड्स के दिनों में अगर आप एक आयरन की टैबलेट हर पीरियड के दिन में महीने में 5 या 6 दिन आप ले लें तो आपको उससे मिलता रहेगा। साथ में आप आयरन रिच डाइट खाएं तो इससे आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर कोई पेशेंट इनटॉलरेंट है तो उसको गैस्ट्राइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको पता लग जाएगा कि आयरन वो सूट नहीं कर रहा है। और आपको एनुअल चेकअप तो अपना कराना ही है। एनुअल चेकअप में आप अपना हीमोग्लोबिन, सीबीसी और कुछ इस तरीके के आप टेस्ट कराते हैं। विटामिन डी हम लोगों में कम इसलिए देखा जाता है क्योंकि आजकल सब लोग कॉन्शियस हो गए हैं, धूप में नहीं निकलना, साथ में हम लोगों के अंदर बैठे रहने के टाइम बढ़ गया है। बाहर हम लोग ना खेलने के लिए बचपन में निकलते हैं और ना काम करने के लिए घर में गाड़ी में बैठते हैं। बाहर गार्ड हमारा ड्राइवर हमारी गाड़ी का वो खोल देता है, हम अंदर बैठ जाते हैं। ऑफिस तक जाने के लिए, अपने क्लिनिक्स तक जाने के लिए भी हम गाड़ी से जाते हैं। तो हमें कहाँ से सन एक्सपोजर मिला? रात को निकलते हैं, सवेरे घुस जाते हैं, तो हमको एक्सपोजर मिला। तो हम 90% लेडीज का जब विटामिन डी कराते हैं तो हम कम पाते हैं। इनफर्टिलिटी हो, चाहे मिसकैरेजेस हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, विटामिन डी अगर आपका कम आ रहा है तो आप 3 से 6 महीने अगर आप खा लें और उसके बाद अपना एक विटामिन डी का लेवल करा लें। अगर वो नॉर्मल है, सफिशिएंट है, आपकी बॉडी के रिजर्व पूरे हो गए हैं तो आप बेशक मत खाएं। लेकिन ऐसा कुछ नुकसान नहीं देखने के मिलेगा कि आप ओवरलोड करे चले जा रहे हैं और उसकी वजह से आपको कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। जी डॉक्टर निधि जी, महिलाओं में रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज आप बताएंगी करने के लिए? डाइट किस तरह की होनी चाहिए? बड़ा संक्षेप में बताइएगा, हमारा समय लगभग समाप्त हो गया है। तो जरा सा बताइए, एक मूल मंत्र दे दीजिए। जी जी, देखिए, एक नॉर्मल बीएमआई मेंटेन करने के लिए आपको डेली आपको वॉक करनी है। वॉक एक्सरसाइज कम से कम 20 से 30 मिनट की होनी चाहिए, जिसमें आप सुबह की हल्की धूप में आप वॉक करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपको सन एक्सपोजर मिलेगा। डाइट में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, स्प्राउट्स, ये सब चीज़ें आपकी डाइट का पार्ट होनी चाहिए कि, और मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध जरूर। और आजकल तो लोग टर्मरिक मिल्क, यहाँ मिल्क लैटे करके, टर्मरिक लैटे करके बेच रहे हैं, जो आपकी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो आपको कोरोना से भी बचाएगा। वो सब आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए। एक्सरसाइज में अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप कोविड की वजह से नहीं जा सकते हैं, तो सिंपल प्राणायाम, कपाल भाती, सिटअप, पुशअप, ये सब चीजें जो घर में इजीली आप कर सकते हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं कि अगर बाहर ना जाना हो तो घर में कैसे करें उसको। और कुछ ऐसे व्यायाम जो आपके इसमें जो आप कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा व्यायाम है, 12 स्टेप्स हैं और आपकी हर बॉडी पार्ट के लिए, इवन थायराइड के लिए कहते हैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको थायराइड बहुत जल्दी अगर है तो क्योर हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमारे हिंदुस्तान की पद्धति में थी, जिसको वापस लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है। जी देखिए, अब कार्यक्रम का समय तो समाप्त हो गया है। हालांकि मुझे लगता था कि अभी और आपसे बात की जाए, क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे अभी प्रश्न आ भी रहे थे, लेकिन अब समय की एक पाबंदी होती है। यदि आप हमारे चिकित्सा विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहते हैं तो हमें ईमेल पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डॉक्टर का नाम और बीमारी लिखकर अवश्य भेजिए। हमारा ईमेल है jubileeposthealth@gmail.com। जुबली टीवी के यूट्यूब चैनल पर देश और विदेश के प्रसिद्ध एवं अनुभवी चिकित्सक
हर रविवार को लाइव होकर स्वास्थ्य से जुड़ी हर वो जानकारी आपको देते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें कोविड के संक्रमण से बचाव, टेस्टिंग कैसे कराएं कोविड में, आंखें, दांतों के रोग, नाक, कान और गला, फेफड़ा और थायराइड में संक्रमण कैसे होता है, थायराइड क्या है, और हृदय रोग, यहां तक कि गर्भावस्था में होने वाली जटिलताओं जैसे कई गंभीर विषयों पर आपको इसमें चर्चा मिलेगी। आपको पूरी जानकारी दी गई है। यदि आप अब तक आपने इसे नहीं देखा है तो YouTube के जुबली टीवी चैनल पर जाकर इसे अवश्य देखें, क्योंकि यह हमारा विश्वास है कि इस तरह की प्रामाणिक जानकारी आपको अब तक नहीं मिली हो। आगे आने वाले हर एपिसोड की जानकारी पाने के लिए हमारे जुबली टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और यदि आप फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना अवश्य करें। डॉक्टर सुमिता अरोरा और डॉक्टर निधि भटनागर, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमारे दर्शकों, विशेषकर महिलाओं को इतनी उपयोगी और प्रामाणिक जानकारी दी। मुझे लगता है उन्हें ये जानकारी कहीं से नहीं मिल पाएगी जो आपने आज दी। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने व्यस्ततम समय में से ये समय निकाला। जुबली पोस्ट की पूरी टीम की ओर से आपको एक बार फिर नमस्कार, धन्यवाद। और अगले रविवार फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए ओम दत्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।